साढ़े साती अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन मज़ेदार तो बिल्कुल नहीं है। चैलेंजिंग बहुत होती है, बहुत सारे बोझ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स को हमें पार करना होता है। और इस 7.5 साल हर 30 साल में जब एक बार आते हैं, तो हमारे जीवन को पूरी तरीके से झकझोर कर रख देते हैं। यूँ समझ लीजिए कि शनि को एक मौका मिल जाता है हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसका कर ले जाने का। और कई बार ऐसा भी होता है कि साढ़े साती और सैटर्न रिटर्न दोनों एक साथ ही होते हैं, खास तौर पे उन लोगों के साथ जिनकी कुंडली में ऑलरेडी शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अगले 1 साल में मकर राशि की साढ़े साती खत्म होने वाली है और जितने भी मकर राशि के लोगों से मैं मिलती हूँ वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या साढ़े साती खत्म हो जाने से हमारी सारी मुसीबतें सही हो जाएंगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? तो जब वो कहते हैं कि क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ ना, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जब वो कहते हैं कि क्या सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, तो इसका आंसर हाँ या ना कुछ भी हो सकता है। और इसका जो जवाब है वो मुझ पर नहीं, एस्ट्रोलॉजी पर नहीं, बल्कि आप पर डिपेंड करता है। तो साढ़े साती के खत्म होने पर क्या मुसीबतें खत्म हो जाती हैं? और मकर राशि जिनकी साढ़े साती खत्म होने वाली है अगले 1 साल में, क्या उनके लिए चीज़ें बदलने वाली हैं? कैसे बदलने वाली है? ये सारी बातें जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साढ़े साती की, और जब साढ़े साती खत्म होती है तो क्या मुसीबतें खत्म हो जाती है, इसके बारे में। अगर आपको ये चैनल, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, सारे वीडियोस पहले देखना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या मेरे 12 हफ्तों के ट्रांसफॉर्मेटिव मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। मकर राशि की साढ़े साती को शुरू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इस साढ़े साती का अंत होने वाला है अगले साल, यानी कि 2025 में। 2018-19 से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया था और जीवन में इस बदलाव के कारण आप लोगों ने बहुत सारी चुनौतियां सही। दरअसल मकर राशि शनि की अपनी राशि होती है और साथ ही साथ अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की राशि भी होती है। इसीलिए जब आप लोगों के ऊपर साढ़े साती लगती है तो वो दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, यानी कि उसकी तीव्रता कहीं ज़्यादा हो सकती है दूसरी राशियों के मुकाबले। तो अर्थ एलिमेंट की तो 2 और राशियां हैं, टॉरस है और उसके साथ में वर्गो भी है, लेकिन उसमें भी जो कैप्रिकॉर्न राशि है उसको साढ़े साती के इफेक्ट्स दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हो सकते हैं, सिंपली बिकॉज कैप्रिकॉर्न यानी मकर शनि की अपनी राशि है। क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, इसलिए अर्थ एलिमेंट में वैसे भी चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं, यानी धीमे होती हैं। तो अगर अच्छे बदलाव भी होते हैं तो वो भी थोड़े धीमे होते हैं, और अगर ख़राब चीज़ें भी होती हैं तो वो भी धीमे होती हैं। अगर कोई बीमारी भी हो जाए तो वो ड्रैग आउट हो जाती है, यानी लंबे समय तक चलती है। और अगर आप अच्छी सेहत में हो तो फिर अच्छी सेहत से डिगाने में भी आप लोगों को बड़ा समय लगता है, यानी वट एवर हैपन्स वेरी स्लोली। और शनि तो अपने आप में वैसे भी धीमा ग्रह है, तो वो चीज़ें क्या करता है, धीमे धीमे करता है, आराम आराम से अपने पेस पर करता है। इसीलिए मकर राशि में जब शनि आते हैं या साढ़े साती मकर राशि वालों की लगती है, इन दैट केस चीज़ें फिर और धीमी होना शुरू हो जाती हैं। मकर राशि की साढ़े साती तब लगी थी जब शनि ने प्रवेश किया था उनसे पहले की राशि, यानी उनसे 12वीं राशि धनु में, और उनकी साढ़े साती का दूसरा फेज तब शुरू हुआ था जब ये दुनिया पूरी तरीके से बदल गई थी, यानी कि जब मकर राशि में शनि स्वयं आकर बैठ गए थे। 2023 से
उनकी साढ़े साथी का आखिरी फेज शुरू हो रहा है, जो कि अगले साल 2025 में खत्म हो जाएगा। यानी लगभग 1 साल के अंदर आप लोगों को साढ़े साथी से निजात मिलने वाली है। तो आखिर साढ़े साथी ने मकर राशि वाले लोगों के साथ किया क्या, वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं? दरअसल मकर राशि एक एक्शन ओरिएंटेड राशि होती है और उसके साथ साथ ही अचीवमेंट ओरिएंटेड राशि भी होती है। सुनने में थोड़ा ऑड जरूर लग सकता है, लेकिन मकर राशि वाले लोगों के अंदर भी अच्छा खासा ईगो होता है। कई बार इन्हें लगता है कि चीजें जैसे ये कर रहे हैं वही सही है, और कई बार इन लोगों में अपनी बात को दूसरों के ऊपर थोपने की टेंडेंसीज भी होती हैं। ये आपको पता नहीं लगेगा, ये उनको पता लगेगा जो आप लोगों के साथ होते हैं। एक और टेंडेंसी मकर राशि के अंदर होती है कि अगर आप इन्हें कुछ बताएं, कुछ सिखाएं या कुछ समझाएं, तो अक्सर वो भी उतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं होता जितना कि मान लीजिए जेमिनाई या एक्वेरियस में हो सकता है या तुला में हो सकता है। ये एयर साइंस है, तो यहाँ पर जैसे ही कोई आइडियाज आते हैं या जैसे ही कोई बात कही जाती है तो उसे इमीडिएटली ग्रास्प किया जाता है। लंबे समय तक उसे होल्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। यूजुअली एयर साइंस लंबे समय तक होल्ड करते नहीं हैं, लेकिन अर्थ साइंस क्या करते हैं कि धीमे धीमे ग्रास्प करेंगे और धीमे धीमे लेट गो करेंगे। तो इसीलिए भी मकर राशि की साढ़े साथी दूसरों से ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल हो सकती है, यानी दूसरों से ज्यादा पीड़ादायक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने जो पैटर्न्स को सेट कर लिया होता है, उन थिंकिंग पैटर्न्स को, उन हैबिट पैटर्न्स को ब्रेक करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये लोग अपनी जिंदगी में जैसे आज तक चलते आ रहे थे, जो इनके ढर्रे चलते आ रहे थे, उन ढर्रों से एकदम से पलट जाना, एकदम से उनसे अलग हो जाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मकर राशि वाले लोगों के लिए लॉकडाउन जैसे जो पीरियड्स आए थे वो एक्स्ट्रा त्रासदायक थे। क्यों? क्योंकि अंदर से इन्हें अच्छा नहीं महसूस होता। इन्होंने अपने लिए जो पाथ बनाया था, इन्होंने अपने लिए जो लाइन सेट की थी, उस लाइन के साथ चीज़ें मैच नहीं करती, और क्योंकि चीज़ें मैच नहीं करती हैं, इस कारण से इन लोगों को अंदर ही अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जमा होती रहती है, और ऐसे में इनके अंदर की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मकर राशि वालों को इस समय पर क्या करना पड़ा? साढ़े साथी के समय पर उन्हें अपनी आदतें, अपने ढर्रे चेंज करने पड़े। जिन रास्तों पर वो आज तक चलते आए थे, उन रास्तों को उन्हें एकदम से विदाउट अ वार्निंग बदलना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 60 के आसपास है, तो यानी पूरी जिंदगी वो कुछ करते आए, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स वो एक खास तरीके से जीते आए, और अब अचानक से उन्हें चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। अचानक से दुनिया ही बदल गई है, तो उन्हें उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। ऐसे में जो मकर राशि वाले थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, या मकर राशि होने के बावजूद भी मान लीजिए उनका लग्न जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, या उनके बाकी के प्लैनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी अगर रखते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप को थोड़ी तकलीफ के साथ ही सही, लेकिन उन्होंने खुद को आराम से फ्लेक्सिबली चेंज किया, म्यूटेट कर लिया। लेकिन ज़्यादातर मकर राशि वालों के साथ ये हो नहीं पाया। ज़्यादातर मकर राशि वाले लोग क्या करते रह गए? अपनी ही सोच पर, अपने ही ढर्रे पर चलते रह गए, और इसकी वजह से क्या मुसीबतें कम होंगी? नहीं, ऐसे लोगों के लिए मुसीबतें कम नहीं होंगी। उल्टा शनि आपको नई तरह की मुसीबतें दे गए होंगे, जिसके कारण आने वाले जो 30 साल हैं, उन 30 सालों में भी आपको उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करना पड़ेगा। क्यों रिपीट करना पड़ेगा? बिकॉज सैटर्न जो करवा कर जाते हैं वो बार बार होता है और लंबे समय तक होता है। तो आपके पास अभी भी 1 साल है। सैटर्न आपको कुछ लेसन सिखा रहा है, शनि आपको कुछ लेसन सिखा रहे हैं, उन लेसन्स को अभी भी वक्त है, सीख लीजिए। तो सबसे पहला लेसन क्या है? बी मोर फ्लेक्सिबल। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जैसे आपने सोची हो, जैसे आपने सीखी हो, वैसी ही रहेंगी। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल भी सकती हैं। आपकी इंडस्ट्री तेज़ी से बदल सकती है। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल सकती है, और 2020 के बाद आपने वो बदलाव और ज़्यादा एक्सेलरेटेड स्पीड, यानी और ज़्यादा तेज़ी से होते हुए देखे हैं। तो ऐसे में अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, नई चीज़ों को अपनाने का अगर आपका मन नहीं होगा, तो आपको समस्या होगी। और क्योंकि शनि इस समय पर कुंभ राशि में है, जो कि आइडियाज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, खासतौर पे ऐसे आइडियाज़ को जो कि आपके नेटिव, आपका जो नेचर है उससे मैच नहीं करते, या नेटिव कल्चर से मैच नहीं करते, ऐसे आइडियाज़ को आप जितना अच्छे से अपनाओगे उतना आपके लिए बेहतर है।
और अगर आप रिजिड रहोगे कि नहीं भैया मुझे तो चेंज नहीं होना, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, या आप ये कहें कि जिंदगी भर तो मैंने ऐसे ही काम किया है, आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूंगी, आज तक मैंने बच्चों को ऐसे ही पाला है, आज के बाद भी ऐसे ही पालूंगी, तो आपको समस्या होगी, सर्टनली समस्या होगी, क्योंकि शनि के कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स के हिसाब से हमें बदलना होता है। जनरली सारे प्लैनेट्स हमसे यही कहते हैं कि समय के साथ बदलो, समय के साथ ग्रोथ करो, समय के साथ और अच्छे बनो, इम्प्रूवमेंट करो। और अगर आपने कैप्रिकॉर्न राशि की जो गलत हैबिट है रिजिड हो जाने की, चेंज ना करने की, या चेंज को बहुत पीड़ादायक और स्लो बना देने की, धीमा बना देने की, तो आपको तकलीफ आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपको अपने बेटे से बड़ा प्यार है, आप हमेशा उसकी हर बात का ख्याल रखती हैं कि वो कब कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, दोस्तों के साथ कब कहाँ जा रहा है, खाना खाया या नहीं खाया, एवरीथिंग। आपको आदत है अपने बेटे के साथ अपनी हर बात शेयर करने की, क्योंकि आपको लगता है कि आपका बेटा ही आपको समझ सकता है, और आप ऑफिस के बाद का सारा समय जो है बेटे का आप उसके साथ स्पेंड करती हैं, दोनों साथ में टीवी देखते हैं, दोनों गप्पे मारते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन अब अगर बेटे की शादी हो गई है तो क्या आप ये चीज़ें कंटिन्यू कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसमें क्या गुस्सा होने की बात है? नहीं। इसमें क्या दुखी होने की बात है? नहीं। अगर आप गुस्सा होंगी या दुखी होंगी तो आप ही के लिए खराब है, और जो आपके लिए खराब होगा, आपके अंदर की नेगेटिविटी निकलेगी, तो फिर वो आपके बेटे और बहू के लिए खराब है, और इवेंचुअली आपके परिवार के लिए भी खराब है ना? तो हमें समय के साथ क्या करना पड़ेगा? रिजिड नहीं होना पड़ेगा, हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा कि माँ बेटे अब भी बात कर सकते हैं, लेकिन बेटे के जीवन में एक नई शुरुआत हुई है और बेटे के पास एक जीवन साथी है जिसके साथ वो अपना ज़्यादातर समय बिताना चाहता है। ऐसे में अगर आप अभी भी कंटिन्यू करेंगी ये कहना कि नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ टाइम बिताएगा, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, मेरी बात सुनेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी, यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज, और उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये इश्यूज जो होते हैं वो हमारे खुद के कर्मों के होते हैं। और याद रखिए, शनि कार्मिक प्लैनेट है, यानी कि वो कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। यानी कि आपका चंद्रमा जो इस जन्म के और पुराने कई जन्मों के संचित कर्म लेकर आया है, 7.5 जब लगेगी, उन संचित कर्मों में से जो जो चीजें आपको करेक्ट करनी है, सही करनी है, वो आपके सामने आती हैं। तो शनि आपके दुश्मन नहीं है, शनि आपको रुलाने के लिए नहीं आए हैं, शनि का काम आपको दुख और त्रास देना नहीं है। शनि का काम है आपको ये बताना कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। शनि का काम है आपको ये उजागर करना कि आपको इस एरिया में तकलीफ है, आपको इस एरिया में इशू हो रहे हैं। तो हमारे केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या हो रहा था कि 7.5 जब शुरू हो रही है तो माँ को सीखना चाहिए कि बेटा और उसकी ज़िंदगी उनकी खुद की ज़िंदगी है, और इसके लिए इनसे लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही दुखी होने की ज़रूरत है। उल्टा अपने जीवन में ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत है जिसके कारण आपको बार बार कमी ना महसूस होती हो। अब अगर घर पे आप अकेले बैठी रहेंगी और अकेले अकेले टीवी देखेंगी और सालों से आपको ये सब करने की आदत नहीं है, तो आपको बुरा तो लगेगा ही। तो यू विल हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू दैट, और वो ऑल्टरनेटिव अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप दुखी भी होंगी, खींचेंगी, चिल्लाएंगी, झल्लाएंगी, और उसका असर आपकी पूरी गृहस्थी पर भी पड़ता रहेगा। और फिर बहू कहेगी कि मेरी सास कैसी है, खराब है। राइट? तो ये हो सकता है कि सास के रूप में मुझे कैकई मिल गई, कह सकती है। दिस इज पॉसिबल। ऐसे ही कई पिता भी होते हैं, कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो मेरी ही बात मानेगा, सारे पैसे लाके मेरे ही हाथ में रखेगा, जब मैं कहूँगा, जैसे मैं कहूँगा वही करेगा। अगर मैं कहूँ कि पैंट पहन तो पैंट पहनेगा, शर्ट पहन तो शर्ट पहनेगा, अगर मैं कहूँ मूंछ बढ़ा तो मूंछ बढ़ाएगा, अगर मैं कहूँ कि दाढ़ी कटा तो दाढ़ी कटाएगा। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो जिस बेटे के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास रह पाए, क्योंकि आप उसके ऊपर तानाशाही कर रहे हो। सो अगर आपको यहाँ बदलाव लाना है, आपको शनि की 7.5 मान लीजिए इस केस में शुरू होती है, तो बेटा रिबेलियस हो जाता है, बेटा बात नहीं सुनता, और फिर पिता को क्या लगने लगता है, दुख लगने लगता है कि पहले तो ये मेरी बात बड़ी सुनता था, जाने अभी से क्या हो गया, जब से बहू आई है तब से ये बदल गया है। दरअसल बात बहू के आने की नहीं है, बात यह है कि आपका बेटे को पहले भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन अब आपके लिए उसे चैलेंज बनना था, इसीलिए वहाँ पर चेंजेस आए हैं। तो शनि आपको उजागर करते हैं कि भैया यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर गलती है, इसको ठीक करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
मकर राशि वालों में साढ़े साथी शुरू होने के बाद बहुत सारे लोगों को घुटनों की तकलीफ होनी शुरू हुई है, या तो चोट लग गई, बहुत सारे लोग के तो एक्सीडेंट्स भी हुए। मैंने पता नहीं था मुझे कि मकर राशि वाले लोग एक साथ इतने सारे अपनी टांगे तोड़वा सकते हैं। दैट वाज अमेजिंग फॉर मी, यू नो, कि आई वाज रियली लाइक शॉक टू सी कि सो मेनी पीपल। आप उनसे पूछिए मकर राशि के हैं, अच्छा तो 2020 के बाद आपको कुछ तकलीफ हुई, 2018 के बाद कोई तकलीफ हुई, तो डेफिनेटली वो पैरों की कोई ना कोई तकलीफ आपको बताएंगे कि हाँ मुझे तकलीफ हुई है। तो ये जो पैरों की तकलीफ है ये क्यों है? आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इससे भी गहरे मीनिंग पर जाएं, इससे भी ज़्यादा एसोटेरिक और गहरे डीप मीनिंग्स पर जाएं, तो पैरों और घुटनों में होने वाली ये तकलीफ कहती है कि आप लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा बोझा उठा रखा है और आपको उस बोझे को कुछ हद तक कम करना ही पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना आप मुसीबत में फंस जाओगे। तो वो बोझ कम कर पाना, क्या आप वो बोझ कम कर पाओगे या नहीं, क्या आप वाकई आगे बढ़ पाओगे या नहीं, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ ट्रू साढ़े साती विनर। तब साढ़े साती से जब आप बाहर निकलोगे, या जब तक आप बाहर निकलोगे तब तक आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी होंगी। इन दैट केस कि हाँ भाई घुटनों में तकलीफ रहती थी बार बार, तो मैंने एक्सेसिव काम करना बंद किया, एक्सेसिव मेंटल बोझ लेना बंद किया, एक्सेसिव हर चीज़ का मसीहा बनने की मेरी जो आदत है मैंने वो बंद की। हर किसी का गधा मजूरी के गधे की तरह हर किसी का बोझ उठाकर अपने कंधों पर चलने की जो मेरी आदत थी मैंने वो बंद की। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो आदत थी मैंने वो बंद की। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैंने आपको थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको तकलीफ उतनी नहीं होगी, और जो घुटनों का दर्द है, पैरों में जो भी तकलीफ होती है वो नहीं होगी। तो जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, इन बातों को आप अगले 1 साल में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मकर राशि के लोग अच्छे लोग होते हैं, जुझारू लोग होते हैं, परजीवरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे करते ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें इमोशनल तकलीफ अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि दूसरे वाले का ओपिनियन उन चीज़ों को लेकर क्या है। तो इनका ओपिनियन चाहे सही हो, लेकिन दूसरे ओपिनियन जो है उनको सुनने की बहुत ज़रूरत होती है। तो तानाशाही की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक साथ मिलकर काम करने की, जो कि शनि आम जन के प्लानेट हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना के रखेंगे, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो, उतना मकर राशि वालों के लिए बेहतर होता है। तो सेटअप कैसा है? मैं राजा हूँ, मैं बोलूँगा, जो मैं कहूँगा वही होगा, ऐसे नहीं। सेटअप ये होता है, मेरी ये सोच है, तुम्हारा क्या मत है। तो चाहे सोच किसी की भी मानी जाए, चाहे बात किसी की भी मानी जाए, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप हर किसी का मत लीजिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके सर पे कोई जिम्मेदारी आ गई है और उस जिम्मेदारी के कारण आपको महीने में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, पर आपको लगता है कि आपके पास अगर वो 10,000 रुपये खर्च हो गए तो फिर सेविंग्स की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, तो आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अचानक से सबका मसीहा बन के सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, और उसके बाद परेशान होते रहना चाहिए? नहीं, आपको ये करना चाहिए कि आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके, परिवार के या आपकी टीम के जो भी सदस्य हैं जिनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बुलाइए और उनसे पूछिए कि भाई ये चीज़ है, ऐसे होनी है, आप लोगों का क्या मत है। मान लो आपको कार लेनी है, तो सारी फैमिली को बिठाया, पूछा बच्चों बताओ कार लेनी है, बच्चे खुश, हाँ जी कार लेनी है। पर उनको कहो कि 10,000 की अगर मैं डाउन पेमेंट यहाँ पर करना शुरू कर देता हूँ, 10,000 की अगर मैं EMI पेमेंट करता हूँ, तो उसकी वजह से सेविंग्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हो सकता है कि आगे तुम्हारा जो कॉलेज आने वाला है उसकी सेविंग्स में कुछ कमी आ जाए। तो आप बताइए कि आप इस बारे में अभी भी क्या सोचते हैं, या इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हो सकता है बच्चे कोई सोल्यूशन लेके आए। आपका बेटा शायद अर्न करना उसने शुरू कर दिया हो, वो आपसे कहे कि नहीं आप सेविंग करो, मैं इसकी EMI की पेमेंट कर देता हूँ, या फिर पापा साथ मिलके दोनों चीज़ें कर लेंगे, 5,000 आप दीजिए, 5,000 मैं देता हूँ और कार ले लेते हैं, और बहन की जो हमारी पढ़ाई है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारी कार भी आ जाएगी। फैंटास्टिक। तो इससे क्या हुआ, आपने जो बोझ उठा रखा था अकेले अकेले, उस बोझ को शेयर करने के लिए आपको लोग मिले, और जब शेयर करने के लिए आपको लोग मिले तो वो बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया। और रिश्ते हम इसीलिए बनाते हैं ना, ताकि हमारा बोझ कम हो। अकेले ही रिश्तों की ज़रूरत क्या है, अकेले ही चल सकते हो आप अदरवाइज, बट फिर बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपकी आदत क्या है कि रिश्ते तो आप बनाओगे नहीं ज़्यादा, लेकिन बोझ आप हर किसी का उठा लोगे, तो वो भी नहीं करना चाहिए।
तो पहली चीज़ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरी चीज़ है कि बोझ उठाना बंद करो। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप लोग बहुत डार्क जो चीज़ें होती हैं उनसे अपने आप को दूर करो। डार्क चीज़ें क्या होती हैं? पहली बात तो बहुत गहरे रंग के कपड़े आप लोग पहनते हो। मकर राशि वालों का आई डोंट नो क्या है, बट बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। मैंने कम ही मकर राशि के लोग ऐसे देखे हैं जो उजले रंग के कपड़े पहनते हो। इवन तो उनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी क्लियर होता है दूसरों के मुकाबले, पर फिर भी पता नहीं क्यों दबे दबे रंगों के कपड़े पहनते हैं। डार्क नीले, एकदम रात जैसे नीले कलर्स, काले और डार्क ग्रे कलर्स, और ये तो उनके फेवरेट होते हैं। नेचुरली उनका हाथ इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है। मकर लग्न में भी ऐसे ही होता है। तो अगर आप 10 मकर राशि वाले लोगों से मिले हो तो 10 में से 6 लोग पक्का ऐसे होंगे जो कि नेचुरली काले, बहुत गहरे नीले, उजले नीले नहीं, बहुत गहरे नीले, बिल्कुल डार्क मटमैले से कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पता नहीं क्यों। दिस अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। जब नेगेटिविटी और तामसिकता हमारे शरीर में, हमारी मेंटल स्टेट में बढ़ जाती है, तब इस तरह की चीज़ों को तरफ हम क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर कोई बहुत डिप्रेस या डाउन फील कर रहा हो तो क्या कहते हैं? आई एम फीलिंग ब्लू। आई एम फीलिंग रेड क्यों नहीं कहते? इस चीज़ को याद रखिए। ब्लूज एंड स्पेशली द डार्कर ब्लूज आर नॉट द बेस्ट ऑफ द कलर्स व्हेन इट कम्स टू यू। जैसे उजला हुआ ब्लू है ना, जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक उजला ब्लू है, दैट्स ओके। बट गहरे एकदम प्रशियन ब्लूज, वो भी पता नहीं मतलब कितनी गहराई ला सकते हो, ब्लू में कितना काला मिक्स कर सकते हो, ऐसे कलर्स की तरफ भागते हैं। तो ऐसे नहीं करना। अपने जीवन में थोड़े रंग लाइए, अपने जीवन में थोड़े रंग लाइए, अपने जीवन में थोड़ा उजाला लाइए, थोड़ी लाइट लाइए, थोड़ी रोशनी लाइए। आप लोगों को उसकी ज़रूरत है, राइट? उसके साथ साथ ही तामसिकता को कम करने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देती हूँ। अगर आप लोग सिगरेट या शराब पीते हैं, खास तौर पे सिगरेट, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आप लोग इसे कंज्यूम करना छोड़ दीजिए, या जिस हद तक फिलहाल हो सके कंज्यूम करना इसे कम कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में तामसिकता बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं, राइट? तो ये तामसिकता जब तेज़ी से बढ़ती है तो इन दैट केस क्या होता है? यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस प्रॉपरली। उसमें भी सिगरेट कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है, बिकॉज सिगरेट कैन बी कनेक्टेड टू राहु एंड केतु। ओके, तो आपके जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करना, शरीर में तामसिकता को और बढ़ाना, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस को भरना, ऐसे काम जो हैं वो ये सिगरेट जैसी चीज़ों के थ्रू ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन एक्सेसिवली तामसिक चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। आप जितना इनमें घुसते चले जाओगे उतना ही आपको नुकसान होगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, है ना? तामसिकता को जीवन से हटाइए। तामसिकता क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग खाली सिगरेट शराब का ही सेवन करते हो। हमारे जीवन में लोग भी बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप बड़ा प्राउड फील करते हो कि मैं तो वीगन हूँ, मैं प्लांट बेस्ड फूड खाता हूँ, मैं सिगरेट शराब को तो हाथ भी नहीं लगाता। बहुत अच्छी बात है। तंबाकू को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। पान मसाला, ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो आपको प्राउड फील होता है कि नहीं भैया, मैं ये सब चीज़ों पे मैं इंडल्ज नहीं होता। लेकिन आपके आसपास के लोग तामसिकता के बिल्कुल रिप्रेजेंटेशंस हैं। हर बात पे नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। तामसिकता कैसी होती है? नेगेटिव होती है। उसकी पोलैरिटी ही नेगेटिव है। वो आपसे यही कहती है कि कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए या कोई चीज़ हो नहीं सकती। किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देती, पीछे खींचती है नेगेटिविटी, या नीचे की ओर खींचती है। आपको एक्शन नहीं करने देती, ट्राई नहीं करने देती, रातों को जगा कर रखती है। तो तामसिकता जब शरीर में बढ़ती है ना, तो रातों को नींद नहीं आती। तो वो उसके भी प्रकार होते हैं। कैसे? कुछ लोग मान लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो नींद नहीं आ रही है, अंडरस्टूड। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग चला लिया आज तो एकदम से नींद नहीं आ रही है, अंडरस्टूड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सोते ही नहीं हैं, एकदम निशाचर जैसे जीव हो जाते हैं। झपकी भी लगती है अगर उनको, या नींद भी आती है, तो उन्हें सोया सोया सा महसूस नहीं होता, यानी वेल रेस्टेड नहीं होती उनकी बॉडी। थोड़ा भारीपन लगता है शरीर के अंदर। या फिर लाख चाहने के बावजूद भी और बिना किसी ट्रिगर के बावजूद भी ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, नींद आनी एकदम बंद हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आंखें हमेशा खुली हुई हैं और आंखों के नीचे काले घेरे और एक अजीब सा बोझिलपना आपको देखने को मिलता है।
ये भी बढ़ती हुई तामसिकता की निशानी होती है। ये आपसे कहती है कि भाई आपके शरीर में जो तमोगुण है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह पाते। रिस्पॉन्स हो सकता है बहुत जल्दी दें, लेकिन स्टिमुलस ये लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। क्रिएटिविटी इन लोगों के अंदर नहीं होती, और क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं होती इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, और क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो आपको याद है मैंने पहले पॉइंट में क्या कहा था, सारी चीज़ें खत्म होती हैं, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको ऐसा अपने साथ नहीं होने देना है। जितना हद तक हो सके आप लोग अपने आप को बचा कर रखिए। जितना हद तक हो सके तामसिकता, तामसिक लोग, तामसिक की जो चीज़ों को आप ग्रहण करते हो, सिगरेट, शराब, तंबाकू, पान मसाला एट्सेट्रा, इनसे आप लोग दूर रहिए, आपके लिए बेहतर है। वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो आपको लगता है कि अरे मैं तो पिछले 15 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, कुछ तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता, वो अक्यूमुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और एक दिन आपको मालूम चलता है कि आपके फेफड़े जो हैं काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू रिन्यू एंड रीजनरेट देम। नेचुरली उनको रीजनरेट करने में दिक्कत आएगी और आपको फेफड़ों की समस्या हो जाती है, खांसियाँ आती हैं आपको, बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सैटर्न की चीज़ है ना, ये होने में भी समय लगाती है, नुकसान करने में भी समय लगाती है, और उस नुकसान से उबरने में भी बहुत समय लगा देती है। इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। सो तामसिकता, तामसिक लोग, इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। अपने शरीर में अननेसेसरी तामसिकता को मत बढ़ाइए, आपको नुकसान होगा। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों को जितना हो सके शहर से थोड़ा बाहर अगर आप जा सकें, थोड़ा नेचर में रह सकें तो आपको जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि नेचर इज़ ऑल बेनेवलेंट, नहीं ऐसा नहीं है, बट आपको फ्रीक्वेंटली नेचर की तरफ जाना चाहिए। खासतौर पे ऐसी जगह है जहाँ पे हरे घास के मैदान और उसके साथ साथ ही फाउंटेन्स हो या पानी का कोई एरिया हो। स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्विमिंग पूल से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कोई तालाब या कोई झील या नदी के किनारे बना हुआ कोई छोटा सा एरिया जहाँ पर पानी आता रहता है, बहता रहता है। ऐसी जगहों पर जाकर आपको मानसिक रूप से बहुत शांति मिलेगी, और उसके साथ साथ ही जो तामसिकता है मन में, वो पानी की जो आवाज़ है उसको सुनकर वो तामसिकता काफ़ी हद तक आपके अंदर कम होगी। तो जो वहाँ माहौल बनता है, हरी घास है, दैट इज़ क्रिएटिव एनर्जी, पानी जो गिर रहा है दैट इज़ क्रिएटिव एनर्जी। तो आपके अंदर तामसिकता शट डाउन होगी, कट डाउन होगी, और वो जो क्रिएटिव एनर्जी है उसमें आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर आप लोग किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर पानी की बैकग्राउंड नॉइज़ है। ओके, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। वो सुनते हुए अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस आवाज़ पर, उस पानी की आवाज़ पर लगा दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शिवलिंग पर अगर आप लोग पानी चढ़ा सके तो वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए, और पानी चढ़ाते वक्त पानी की जो गिरने की आवाज़ होती है उस पर अपना मैक्सिमम फोकस रखिए। जब आप पानी चढ़ा रहे हैं तो एक साउंड होती है, राइट, उस साउंड पर अपना मैक्सिमम फोकस रखिए, एंड आप नोट करेंगे कि तामसिकता को आपने काफ़ी हद तक काट दिया है, एंड यू आर एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी। सो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। गायत्री मंत्र का जाप भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप गायत्री का जप कर रहे हैं। क्या आपको 108 बार करने की ज़रूरत है? अगर हो सकता है तो कीजिए, वरना अगर पूरे मन और पूरी श्रद्धा से सुबह की शुरुआत आप गायत्री पढ़कर कर सकते हैं, सिर्फ 3 बार, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 बार, पर पूरी श्रद्धा के साथ आप कीजिए, आपको उसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और अगले 1 साल में वो फ्रूटफुल होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मुझे 108 बार ही करना है, उसमें मेरे सुबह के आधा घंटा मेरा चला जाएगा, फिर मेडिटेशन भी करना है, बोझ नहीं उठाना, रिमेंबर। तो शुरुआत 3 बार से कीजिए, काफ़ी है, श्रद्धा के साथ कीजिए, और धीमे धीमे करके जब आपका मन रमने लगे फिर आप उसका जो नंबर है वो धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है तो एकदम से माला ले ली और सुबह सुबह जोश के साथ शुरू तो हो जाओगे, लेकिन इतने सारे अपने टाइम पर आपने ऑब्लिगेशंस लगा रखे हैं, आप एक और ऑब्लिगेशन लगाओगे आपको मुसीबत होगी। तो धीमे धीमे शुरुआत करो, ये साधना है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि तू 108 बार पढ़ता है और मैं तो 11 बार ही पढ़ पाता हूँ। कोई कंपटीशन नहीं है, अपनी अपनी साधना है, और हर किसी को एक स्टेज पर पहुँचने में मदद
की ज़रूरत होती है, एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी की ज़रूरत तो किसी को भी नहीं होती। सो यू मेक श्योर दैट यू टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो गायत्री का जाप आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। फाइनली आप एक बात याद रखिए कि आप लोगों की राशि में आकर मंगल उच्च का हो जाता है, यानी मार्स बिकम्स एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड जो मार्स है वो आपके लिए एक्चुअल में अच्छे काम कर सकता है। तो इवन दो शनि के साथ मार्स की कोई खास बनती नहीं है, उनके नेचर्स एकदम अलग अलग होते हैं, एकदम डिफरेंट होते हैं, एकदम यूनिक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि मार्स जब डिसिप्लिन के साथ कोई काम करता है, जब पूरे फोकस के साथ कोई काम करता है, तो वह एग्जॉल्ट होता है, उच्च का होता है। आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन्स में बांधिए, लेकिन कैसे बांधिए? ऐसे नहीं कीजिए कि सुबह 7 बजे उठूंगा डॉट, 7:30 पे डॉट एक्सरसाइज, 8 बजे डॉट नाश्ता, ऐसे नहीं करना। आपको अपने स्केड्यूल्स को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। यानी एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो, कितना कितना अचीव कर सकते हो, आपको वो टाइम ब्लॉक करना है। तो कैसे काम करेंगे हम लोग ऐसे काम करेंगे कि भाई दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे बहुत प्रोडक्टिव फील होता है, तो अपना ऑफिस का जो मैक्सिमम वर्क है मैं 1 से 3 बजे के बीच में निपटाऊंगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो ये ब्लॉकिंग कीजिए। उसके बाद आप चाहे आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आप अपना सेकंड प्रायोरिटी काम पे जाइए। वो आप 2:30 बजे से लेकर 2 बजे अगर हमने ख़त्म किया तो 2:30 बजे से लेकर आप क्या कहते हैं 4 बजे तक, 4-5 बजे तक आप आराम से कीजिए। सो ब्लॉक योर टाइम्स लाइक दैट। अपनी टू डू लिस्ट को कभी इतना लंबा मत बनाइए कि आपसे हो ही ना। तो मेरा आप लोगों को बहुत अच्छा सजेशन है, अपनी टू डू लिस्ट को कभी डबल डिजिट्स में मत जाने दीजिए। डबल डिजिट्स में चले गए तो इसका मतलब आपके आज के दिन में बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। गो टू द नेक्स्ट डे, एंड दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ समय से ऐसे करो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो जितना हो सकता है ऑप्टिमम लेवल पर वो करो। तो जैसे हमने कहा ना, गायत्री पढ़नी है तो 3 बार से शुरुआत करो। धीमे धीमे रमना शुरू करोगे तो 3 से 11 हो जाएगा, 11 से 21, 21 से 51, 51 से 108 आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक इट ईजी। तो आप क्या करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने समय को, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, और एक दिन में टू डू लिस्ट को डबल डिजिट के ऊपर नहीं जाने देंगे। डबल डिजिट का मतलब क्या है कि आपको आज के दिन में 1 से लेकर 9 चीज़ें तक अकम्प्लिश करनी है। अगर वो चीज़ 10वें पे चली गई, नंबर 10 पे चली गई, तो इसका मतलब कि आपको आज वो अकम्प्लिश नहीं करना है। अपने लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क को उठाकर आपको अगले दिन शिफ्ट कर देना है। तो दैट इज द काइंड ऑफ फोकस एंड डिसिप्लिन यू नीड, राइट। तो घड़ी का गुलाम होना डिसिप्लिन होना नहीं होता। इसका मतलब होता है फोकस के साथ आप 100% अपना कैसे कर सकते हो। सो प्लीज फॉलो दीज टिप्स। अभी भी 1 साल आप लोगों के लिए बाकी है। शनि की 7.5 हमें फंडामेंटली बदल देती है। हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत मूलभूत प्रकार का चेंज करके जाती है। मेरी राशि कुंभ है, मैं ऐसे फील कर सकती हूँ, आप मकर राशि वाले हैं, आप भी जरूर फील कर रहे होंगे कि जब शनि चंद्रमा के साथ आते हैं, आपके केस में जब शनि कैप्रिकॉर्न में थे 2020 से 2023 के बीच में, तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि फंडामेंटल मूलभूत चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में हुए हैं, जिनको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिनको अब बदला नहीं जा सकता। यूँ समझ लीजिए कि हमने क्या कहते हैं खान में से अब हीरा निकाल लिया है और उसे पॉलिश करने के लिए हमने भेज दिया, क्योंकि शनि का काम पॉलिश करने का होता है। हमने उस हीरे को पॉलिश करने के लिए भेज दिया। तो क्या ये जो हीरा है अब ये वापस उस खान में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ठीक वैसे ही क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हो? नहीं जा सकते। यू कांट गो बैक टू हु यू वर और व्हाट यू वर। फंडामेंटली बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है। उन्हें एक्सेप्ट करके अगर आप प्रोएक्टिवली उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करोगे तो और भी बेहतर है। अगर खाली ऐसे ही पड़े रहोगे कि नहीं किस्मत है, बदल दिया जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करोगे फिर कुछ नहीं होगा, फिर रोते रहोगे। रोना नहीं है, स्ट्रांग बनना है। तो स्ट्रांग कैसे बना जाता है कि परिस्थिति को समझो और उसके अनुसार प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो कि मैं इस परिस्थिति में ये करना चाहता हूँ। ये नहीं कि ओ माई गॉड मेरे साथ ये हो गया, ऐसे नहीं करना। दिस इज फॉर लूजर्स एंड यू आर नॉट अ लूजर, राइट? यू आर अ विनर, यू आर एन अचीवमेंट ओरिएंटेड राशि।
लूज़र नहीं हो ना आप लोग, तो जो लूज़र्स होते हैं वही सोचते हैं कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। ऐसे नहीं करना, बी अ विनर इन लाइफ। तो प्रोएक्टिवली हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करो। और याद रखो एक बात हमेशा, साढ़े साती वो प्रेशर है जो कि किसी चीज़ को कोयला बना देता है और किसी चीज़ को हीरा बना देता है। हीरा बनाने के लिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कोयला बनाने के लिए उतना प्रेशर नहीं चाहिए। अगर आप प्रेशर झेल सकते हो और प्रेशर के अनुसार अपनी प्रॉपर्टीज़ को म्यूटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो फिर आप कोयला नहीं बनोगे, फिर आप हीरा बनोगे। और हीरा बनना ही कैप्रिकॉर्न राशि के लिए सबसे बेहतर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कोई इशू आ रहा है तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।